ठीक है, अब देखो एक और जो है मैं परिभाषा आपको बताता हूं, जिसमें कि एक व्यक्ति थे आइजेंक ने बोला है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। ठीक है, और गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और परिपक्वता अवस्था इसमें शामिल है। सामान्य तौर पर हम अध्ययन के लिए जो है ना 3 अवस्थाओं को समझते हैं। बेसिकली अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार बताया है, लेकिन सारे मनोवैज्ञानिकों का एक सार निकाले हम, जो सबने जो अध्ययन की जो बातें बताई है उसमें एक सार ये निकलता है कि जन्म के बाद ही असल मायने में वृद्धि और विकास को हम समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि गर्भ के पहले हम जो है देख नहीं पाते हैं गर्भावस्था की जो है के अंतर्गत जो विकास हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, उसको प्रत्यक्ष रूप से तो हम कब देख पाते हैं? जिस दिन जन्म होता है उस दिन से। तो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की जो अवधि होती है ना, ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, उसको उन्होंने जो है बोला है शैशव अवस्था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसको 3 से ज्यादा भी माना है, 5 साल तक के भी माना है, 6 साल तक के भी माना है। तो 3 साल तक के जो है पूर्व शैशव अवस्था और 3 से लेकर के 5 तक के पश्च शैशव अवस्था। हम शैशव अवस्था को भी फिर 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आगे और बढ़ेंगे तो फिर शैशव अवस्था के बाद में अगली जो अवस्था आती है वो होती है बाल्यावस्था। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को भी फिर 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। कैसे उन्होंने डिवाइड किया है? तो उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था और पश्च बाल्यावस्था में जो विभाजित कर दिया है। पूर्व बाल्यावस्था में 5 से लेकर के 6, 7, 8 साल तक की अवधि को लिया है, और फिर 8 से लेकर के 14 तक के फिर उन्होंने जो है उत्तर बाल्यावस्था जो है बना दिया उसी को। ठीक, तो बाल्यावस्था में भी जैसे आपने कल एक क्वेश्चन मेरे को भेजा था व्हाट्सएप पर कि सुनहरी अवस्था, तो मैंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया। तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि बाल्य अवस्था जो है ना ये मानव जीवन का सबसे बढ़िया जो है अवस्था है। क्यों है कि मैं बताता हूँ। इंसान जो है ना इस अवस्था में निश्चिंत रहता है, उसको कोई तनाव नहीं होता, उसको कोई टेंशन नहीं रहता। जैसे अगर हम पढ़ाई लिखाई से अलग बात करें तो हम ये देखें किशोर अवस्था में हमको सुंदरता की चिंता रहती है हमारे, अरे कहीं वजन तो नहीं बढ़ रहा, ठीक, हमारी शादी करना है, रोजगार की चिंता, भविष्य की चिंता, कितनी सारी चिंताएं रहती है, ठीक है ना। और शेष अवस्था में तो हमको कुछ पता ही नहीं रहता क्योंकि हम पराश्रित रहते हैं, दूसरे लोग हमारा सब करते हैं। तो बाल्य अवस्था ना मौज मस्ती की और जीवन की सबसे अच्छी अवस्था है, जिसमें कि इंसान अपने जीवन को सही मायने में अगर कहीं जीता है तो वो बाल्य अवस्था है। ये अवस्था एक बार जाने के बाद में दोबारा कभी आती नहीं है। इसीलिए जो है हमारे प्रदेश में एक व्यक्ति थे जिनको इसके लिए शांति का जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जो विदिशा के रहने वाले थे। क्या नाम है उनका? बताओ। जो मध्य प्रदेश के मलाला यूसुफजई के साथ में उनको संयुक्त रूप से जो है शांति का नोबेल मिला है। कैलाश सत्यार्थी विदिशा मध्य प्रदेश के निवासी है। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। उन्होंने इस बात पर ही जोर दिया था कि कभी भी किसी भी बच्चे का बचपन नहीं छीनना चाहिए उससे। एक बार बचपन आने के बाद में दोबारा बचपन नहीं आता। तो बचपन में उसको लाड़ प्यार, उसको प्रेम स्नेह, और साथ ही साथ में प्रेम स्नेह के साथ साथ में उसको जो है जो भी मनोवैज्ञानिक जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो सारी सारी मिलते रहना चाहिए। तो ये कैलाश सत्यार्थी ने समझाया था और ये दुनिया में बचपन बचाओ आंदोलन चला था। उन्होंने इसीलिए जो है देश के साथ साथ में विदेशों में भी जहां बच्चों पर बाल श्रम हो रहा है, बाल अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जो है अपनी बात करी, उसके लिए उनको मिला था। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ही है और विश्व में जो है भारत का नाम उन्होंने जो है बचपन बचाओ आंदोलन के तौर पर जो है प्रसिद्ध किया था। तो इसीलिए जो है बाल्यावस्था को जो है ना सुनहरी अवस्था भी बोलते हैं। दूसरी चीज, अब हम जो है थोड़े आगे बढ़ते हैं और इनके जो है क्रम के बारे में जो है मैं आपको सामान्य तौर पर अलग अलग जो वैज्ञानिकों ने बताया है उसके आधार पर मैं आपको कुछ कुछ अवस्थाएं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक है कोल के अनुसार विकास की अवस्थाओं में शैशव अवस्था को माना गया है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के। कोल बोलता है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम शैशव अवस्था बोलेंगे। यहां तक कि आपने देखा होगा ना बच्चे को क्या बोलते हैं? शिशु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था।
ठीक। और शैशव अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक होता है पराश्रित, स्वयं कुछ भी कार्य अपने मस्तिष्क के निर्णय से नहीं लेता है, वो दूसरे लोगों पर आश्रित होता है, चाहे फिर मानसिक जो है डिसीजन लेने की बात हो, चाहे कुछ शारीरिक श्रम करके कार्य करने की बात हो। ठीक है। दूसरा, इसी के अलावा जो है बाल्य अवस्था को मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था 2 से 5 वर्ष, वही 2 में शैशव खत्म तो 2 से 5 वर्ष में फिर शुरू हो जाएगी बाल्य अवस्था। इसको प्रारंभिक बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने, जिसमें कि कोल, इन्होंने बाल्य अवस्था को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, पूर्व, मध्य और पश्चात। तो मध्य में उनने बोला है 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है ये लड़कों के लिए मध्य बाल्यावस्था की अवधि है, और लड़कियों के लिए 6 से 10। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि सामान्य तौर पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा तेज गति से होता है। लड़कियों में थोड़ा जो है मानसिक जो कहना चाहिए क्षमताएं होती है वो लड़कों से ज्यादा होती है ना। बालकों की थोड़ी सी कम होती है, और शारीरिक गति भी जो है लड़की जल्दी जल्दी जो है बड़ी होती है। हम बोलते हैं ना फटाफट जो इनका शरीर बढ़ रहा है, ड्रेसेस छोटी होने लग जाती फटाफट। उनको फ्रॉक इसीलिए तो पहनाते थे बचपन में, क्योंकि जो है बहुत जल्दी जो है कहना चाहिए शरीर बढ़ता है, और जो है लड़कों का शरीर थोड़ा धीमी गति से बढ़ता है। ठीक। तो लड़के और लड़कियों में किसका शारीरिक विकास तेज गति से होता है? लड़कियों का। इसीलिए जो है मध्य बाल्य अवस्था को लड़कों के लिए 6 से 12 और लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए 6 से 10 वर्ष माना गया है। ठीक। दूसरी चीज, बाल्य अवस्था की जो बाद की अवस्था है, जिसको कुछ वैज्ञानिकों ने पश्चात बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, और कुछ लोगों ने इसको पूर्व किशोर अवस्था भी कहा है। पूर्व किशोर अवस्था इसलिए क्योंकि किशोर अवस्था के पहले की अवस्था है, इसलिए इसको बोल दिया है पूर्व किशोर अवस्था। तो पूर्व किशोर अवस्था में 13 से 14 वर्ष की आयु के बालक शामिल होते हैं, और जो बालिकाओं की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएंगे 11 से 12 वर्ष की आयु के बालक। ठीक। उसके अलावा अब जैसे ही बाल्य अवस्था समाप्त, उसके बाद शुरू होती है किशोर अवस्था, टीन एज। हाँ, दूसरी चीज, टीन एज में लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टीन एज का मतलब किशोर अवस्था नहीं है। किशोर अवस्था आने से पहले की अवस्था टीन एज है। जो आपने कल मेरे को क्वेश्चन भेजा था वो उसमें टीन एज के बारे में बात करी। टीन एजर्स होते हैं 16, 17, 18, 19 और 21 तक के लोगों को भी हम टीन एजर्स मान सकते हैं। लड़कों के लिए अलग है, लड़के थोड़ा बाद में, क्योंकि 21 साल के बाद में जो है लड़कों का शारीरिक विकास पूर्ण होता है। शादी की उम्र पहले आपको पता है लड़कियों के लिए 18 थी और लड़कों के लिए 21। ऐसा अंतर क्यों था? क्योंकि लड़कियों का शरीर जल्दी डेवलप होता है, लड़कों का लेट होता है। ठीक है। लेकिन अब जो है जो नई सरकार आई है उन्होंने इसमें जो है बदलाव कर दिया है। अब 21 वर्ष जो है कहना चाहिए लड़की की भी हो गई है, लड़कों की भी 21 वर्ष हो गई है, ऐसा कर दिया है। इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क जो है पड़ने वाला नहीं है। अभी आपने एक हाल ही में एक नया मामला देखा होगा मध्य प्रदेश का, अखबार में भी आया था कि शायद इंदौर के आसपास का है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। एक लड़की की शादी हो रही थी, 18 की भी नहीं हुई थी वो। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो है नाबालिगों का विवाह करना तो जो है गैर कानूनी है। 18 साल है शादी की उम्र, तो उसका जो है विवाह रोक दिया गया। तो उसने क्या बोला, ठीक है तुम मेरा विवाह रोक सकते हो, लेकिन लिव इन में रहने से थोड़ी ना रोक सकते। तो मैं शादी तो 2 साल बाद करूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी तो आज ही इनके साथ घर। ठीक है। हाँ, लिव इन में रहने का अधिकार है हमारे यहाँ, साथ में कोई भी किसी के भी साथ में रह सकता है। ठीक है। शादी के बाद नहीं रह सकता, मतलब किसी एक व्यक्ति की शादी है और उसके साथ कोई नहीं रह सकता। लेकिन अगर दोनों जो है कहना चाहिए शादी नहीं हुई है और दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो हमारे देश में कुछ कुछ अलग अलग ऐसे कानून है इसके लिए, ये भी थोड़ा सा हमको जो है इनकी जानकारी होना चाहिए। तो टीन एज जो है ये किशोर अवस्था के शुरुआत की पूर्व जो किशोर अवस्था है उसको जो हम बोलते हैं। ठीक। फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको प्रारंभिक किशोर अवस्था के नाम से भी पुकारा है। जैसे कि 15 से 16 वर्ष अगर बालक की आयु है तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक किशोर अवस्था। साथ ही साथ में लड़कियों के लिए बोल देते हैं 12 से 14 वर्ष, ये है उनकी किशोर अवस्था। कौन सी वाली? प्रारंभिक। फिर किशोर अवस्था को फिर मध्य अवस्था में भी डिवाइड किया है। 17 से 18 वर्ष ये है लड़कों की, और 15 से 17 वर्ष ये है
लड़कियों की। उत्तर किशोर अवस्था में अगर हम बात करें 19 से 20 साल, ये लड़कों की उत्तर किशोर अवस्था है, ठीक है, और लड़कियों के लिए 18 से 20 वर्ष ये उनकी उत्तर किशोर अवस्था है। लड़कियों को 18 के बाद में जो है किशोर मान के प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने वाली अवस्था मान लिया जाता है, और लड़कों के लिए 21 के बाद में जो है कहना चाहिए किशोर मान करके अगली अवस्था में प्रवेश करने वाली अवस्था मान लिया जाता है। तो हम जनरली जो है सामान्य तौर पर जो है अवस्थाओं के अंतर्गत हम तो जो है किशोर अवस्था तक के ही अध्ययन करते हैं। शिक्षा में प्रौढ़ावस्था को जो है अध्ययन में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रौढ़ावस्था अनौपचारिक शिक्षा का काल होता है, ठीक है। तो ये है। अब हॉरलॉक एक व्यक्ति थे, इन्होंने एज के हिसाब से तो नहीं लेकिन माह के हिसाब से बहुत डिटेल में जाकर के जो है बताया है। जैसे इनने बताया है, देखो, गर्भकालीन अवस्था, गर्भ से लेकर के जन्म तक की अवस्था गर्भकालीन अवस्था माना है। गर्भकालीन अवस्था को भी एग्जैक्ट एक टाइम पीरियड क्यों नहीं दिया, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 माह में जन्म हो जाता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 7 माह में जन्म होता है, और जो पूर्ण रूप से मैच्योर बच्चे होते हैं वो 9 माह में जन्म होता है। डिलीवरी की डेट पहले से तय रहती है कि इस तारीख को जो डिलीवरी की संभावना है, लेकिन कुछ जो है पहले ही जो है हो जाती है, तो इसलिए उसकी अवधि को हम निर्धारित नहीं कर सकते। 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं, लेकिन लेट होना जो है थोड़ा रिस्की हो जाता है। और लेट डिलीवरी होने से अगर ऐसा सिचुएशन बनती है तो फिर जो है ना आजकल सीजर वाला सिस्टम आ गया है कि जो है उसको समय अवधि पर ही निकालना पड़ेगा, अन्यथा जो है जच्चा और बच्चा मतलब शिशु और माता दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो गर्भावस्था की अवधि को जो है एकदम एग्जैक्ट आंकड़ों में निर्धारित नहीं किया गया है। जन्म से लेकर के गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवधि को हम बोलते हैं गर्भावस्था, ठीक। ये बोला है किसने? हॉरलॉक ने, ये याद रखना। फिर उसके बाद में जो है शैशव अवस्था, जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन, इसी को माना है उसने शैशव। जैसे कई लोगों ने 2 साल माना है, तो ये हॉरलॉक क्या बोलता है? 2 सप्ताह या 14 दिन। एक हफ्ते का दिन होता है 7, 2 हफ्ते के दिन होते हैं 14। तो दिन में अगर पूछे तो 14 दिन और हफ्ते में पूछे तो 2 हफ्ता, ठीक। फिर उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक की अवधि को इन्होंने माना है। मतलब 3 साल के बाद में जो है उन्होंने बाल्यावस्था मानी है। किसने? हॉरलॉक ने। उत्तर बाल्यावस्था को माना है 7 से 12, 7 से 12 ये किसने माना है? हॉरलॉक ने। उसके अलावा जो है फिर किशोर अवस्था 13 से 17, 13 से 17, और उत्तर किशोर अवस्था ये माना है 18 से 21 वर्ष। ये सारी की सारी जो है अवस्थाएं है ये हॉरलॉक के अनुसार है। तो अगर ऐसा हम हर वैज्ञानिक के अनुसार जो है देखें तो किसी ने भी जो है ना एक जैसा नहीं बताया, सबने अपने अपने अनुसार बताया, और इसी कारण से हम लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी अवस्था कहां तक के है। ये इसने इतना बता दिया, इसने इतना बता दिया, इसने ये बता दिया। हाँ, तो इसीलिए जो है ना जब क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि वो किस मनोवैज्ञानिक के नाम लेकर के बात कर रहा है। अगर मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं ले रहा है मीन्स इसका तात्पर्य ये है कि वो सामान्य तौर पे बात कर रहा है। अगर मनोवैज्ञानिकों का नाम नहीं लिया उसने तो हमको ये मानना है कि ये सामान्य रूप से बात कर रहा है। और सामान्य तौर पर हम अगर देखें तो हम 5 तरह से अवस्थाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली, गर्भावस्था, ठीक है। सबका अध्ययन कर लिया हमने, और सबका अध्ययन करने के बाद में हमने अपनी अवस्था निर्धारित करी, तो हमने पहली अवस्था मान ली गर्भावस्था। और गर्भावस्था का जो समय है वो है गर्भधारण से जन्म तक। अब ये कोई इसका टाइम है क्या? नहीं है, ये तो पता ही नहीं है अपने को कि 7वें महीने में होएगा कि 8वें महीने में होएगा कि 9वें महीने में। तो गर्भधारण से जन्म तक। दूसरा, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को सामान्य रूप से माना गया है जन्म से लेकर के 5 साल तक। 5 साल तक, 5 तक के आपको क्या मानना है?
शैशव अवस्था। 5 वर्ष के बाद जैसे 5 साल का हुआ बच्चा, तो ये मानना है कि ये हो गया अब बाल्य। तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवधि है इसको मानना है बाल्यावस्था। ठीक है, नोट भी कर लेना आप लोगों ने। हाँ, फिर किशोर अवस्था के लिए है, हाँ, 12 से 18, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवधि है इसको हम मानेंगे किशोर अवस्था। और इसके बाद अगली जो अवस्था है वो है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था जो होती है, ये प्रौढ़ावस्था जो है 18 से अधिक आयु वर्ग का जो भी होगा उसको हम प्रौढ़ मान लेंगे। इसको जो है मैच्योरिटी एज बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन एज, ठीक है ना, परिपक्व अवस्था जो है बोलते हैं इसको। और प्रौढ़ में वो लोग शामिल हो जाते हैं जिनकी शिक्षा, कॉलेज खत्म होता है उसके बाद से हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज खत्म हो जाता है उसके बाद शिक्षा बंद हो जाती है, उसके बाद भी शिक्षा जारी रहती है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि लोग जो है औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्रौढ़ावस्था जो है अनौपचारिक शिक्षा का काल भी बोलते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आएगा, अनौपचारिक शिक्षा का काल कौन सा है, तो वो प्रौढ़ावस्था है। और औपचारिक शिक्षा का काल कौन सा है, तो बाल्य अवस्था। यहीं से शुरुआत होती है औपचारिक शिक्षा की। शैशव अवस्था में भी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम उनको बात करना सिखाते हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, जो है पैरों पर जो है खड़ा होना सिखाते हैं, तो इसके लिए कोई कोर्स हायर नहीं करते हैं। इसके लिए जो है माता पिता, अभिभावक, परिवार के जो सदस्य होते हैं, या फिर जो आया होगी अगर किसी के घर में, तो वो ये सब करवाती। तो वो सब भी काय में आता है, अनौपचारिक में। ठीक, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, ये जो अवस्थाएं मैंने आपको बताई है इनकी विशेषताओं के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो है गर्भावस्था की विशेषता। ये मैंने पढ़ाई भी नहीं है क्लास में, ये मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो आपको मतलब वैसे नहीं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक गर्भावस्था का अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन परीक्षा में तो जो है प्रश्न आ जाता है। जैसे देखो, हाँ, डिंबावस्था, हाँ, सबसे शुरुआत की अवस्था जब गर्भ ठहरता है उसको बोला जाता है डिंबावस्था। ये याद रखना। कौन सी अवस्था, डिंबावस्था। और डिंबावस्था के बाद में आती है पिंडावस्था। ये पहली है डिंबावस्था, और दूसरी है पिंडावस्था। डिंबावस्था, उसके बाद में फिर आती है पिंडावस्था। पिंडावस्था के बाद में तीसरी स्टेज होती है, इसको बोला जाता है भ्रूणावस्था। ठीक, तो गर्भ अवस्था के दौरान जो भ्रूण है उसको, उसकी अवस्थाओं को भी हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली अवस्था है डिंबावस्था, दूसरी अवस्था है पिंडावस्था, और तीसरी अवस्था है भ्रूणावस्था। ठीक, दूसरी चीज, गर्भावस्था की अवधि को सामान्य तौर पर 9 माह का माना गया है, और एक बच्चा किसी भी मां के गर्भ में 9 माह तक के रहता है। उसके साथ साथ में दिनों में अगर हम बात करें तो 9 माह 10 दिन, ये वाला ऑप्शन परीक्षा में जरूर आता है। वो ये पूछता है कि गर्भावस्था की अवधि कितनी है। एक ऑप्शन में रहेगा 9 माह, एक में रहेगा 8 माह, एक में रहेगा 9 माह 10 दिन, और एक में रहेगा 9 माह 5 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो है कितना लगाना है, 9 माह 10 दिन, ये इसका आंसर आएगा। ये एग्जैक्ट आपको जो है पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इस अवस्था में शारीरिक विकास की जो गति होती है ना, बहुत तीव्र होती है। बहुत तेज गति से बच्चे का जो गर्भ में जो आकार है वो बहुत तेज गति से बढ़ता है। तो सर्वाधिक जो तीव्र गति होती है वो यहीं पर ही होती है। हाँ, गर्भावस्था में बहुत तेजी से बढ़ता है। आप देखो ना भाई, जो है कहना चाहिए, आपको पता है डॉक्टर इसके लिए जो है गर्भ अवस्था ठहरने के बाद में हर 9 माह तक के जो है बिल्कुल रेगुलरली जांच करते रहता है। शरीर के आकार में होने वाले परिवर्तनों का बिल्कुल मुआयना करते रहता है, सोनोग्राफी टेस्ट करते रहता है, उसकी रिपोर्ट करते रहता है, क्या बदलाव आया, क्या हुआ।
और ये करवाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत तेजी से विकास होता है। आपने 10 दिन का या 5 दिन का, 1 दिन का भी टाइम मिस किया तो कुछ भी कहना चाहिए जो गड़बड़ियां हो सकती है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो टाइम है गर्भावस्था का बहुत ही क्रूशल, बहुत ही जो है कहना चाहिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है क्योंकि सबसे तेज गति से डेवलपमेंट होता है यहाँ पर 9 माह तक के, बहुत तेज गति से। और इसीलिए किसी किसी बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ जाता, तेज गति से बढ़ता है तो जल्दी उसका जो है टाइम आ जाता, मीन्स पूरे 9 माह तक का भी वेट नहीं, पहले ही जो डिलीवरी होने की संभावना आ जाती क्योंकि बहुत तेज गति से वजन बढ़ता है। तो ये चीज होती है। दूसरी चीज, इस अवस्था में अधिकांश विकास जो है शरीर का होता है, जिसमें कि हाथ पैर की आकृति बनती है, आंखें बनती है, सिर जो है सबसे बड़ा जो है आकार होता है गर्भावस्था का, और जन्म के बाद भी सबसे पहला जो अंग जो है वो सर ही बाहर आता है। बेसिकली देखा जाए तो सिर की दिशा से आता है। मैं थोड़ा अलग हूं, मैं पैर बाहर आए थे मेरे पहले। हाँ, इसको ऐसी जो अवस्था होती है इसको जो है पायवरा बोलते हैं अपनी भाषा में, देसी भाषा में, जिसमें कि पैर, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो जिनका जो है कहना चाहिए पैर बाहर आता है। हाँ, फिर वो अलग रहते हैं ना, अलग ही क्वालिटी रहती है उनमें। सामान्य तौर पर जो बच्चे होते हैं वो उनका सर जो है सबसे पहले गर्भावस्था में बाहर आता है, लेकिन कुछ बच्चे उल्टे जो है दिशा में रहते हैं तो उनका पैर बाहर आता है। ऐसा है, उल्टे पैदा होते हैं। शुभ मानते हैं उनको बहुत ज्यादा। और इस अवस्था की 3 उप अवस्थाएं हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बताई है, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ये मैंने क्लास में पहले नहीं बताया है, ये खास समय के लिए परीक्षा के पहले बता रहा हूं, खास बातें एकदम IMP वाली। अगर ऑप्शन में गर्भावस्था रहा तो आपको लगाना है गर्भावस्था इसी समय सबसे तीव्र गति से होता है। हाँ, लेकिन उसने जो है शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये बोला तो फिर शेषावस्था, ठीक है ना। तो ये इसमें सबसे तेज गति से होता है, लेकिन मानसिक विकास नहीं होता है, सिर्फ शारीरिक विकास होता है। ये भी याद रखना है। शारीरिक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है, तो फिर आप समझ जाना है कि इसमें वृद्धि की भी बात हो रही है और विकास की भी बात हो रही है। मीन्स जो है कहना चाहिए शेषावस्था, क्योंकि गर्भावस्था में जो है विकास नहीं होता, केवल वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है बस। शरीर का विकास शब्द इस्तेमाल नहीं करना है वहां पर, वहां ग्रोथ का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन और सोच के दिमाग लगा के आंसर लगाना। एक लाइन से क्वेश्चन सही होता है और एक लाइन से क्वेश्चन गलत होता है, ठीक। फिर उसके बाद में अब देखो सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। गर्भ अवस्था के बाद में जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तो इस अवस्था को बोलते हैं शेषावस्था। शेषावस्था में जो है बालक का शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है, धीरे धीरे मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का विकास, ये सब होता है। इसीलिए शेषावस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। सही मायने में उसका जो शरीर का जो डेवलपमेंट है वो फिर आगे जन्म के बाद वो गर्भ के, क्योंकि आधा शरीर में होता है और आधा बाहर होता है, तो 9 माह में शरीर की वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन उसको मजबूती मिलने का काम वो जन्म के बाद। तेल मालिश करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, बच्चे को जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए फ्री छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान जब वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, हाथ पैर चलाता है, साइकिल चलाता है, बच्चा देखना हाथ पटकता है, सबसे पहला बच्चे का जो है शरीर का कौन सा भाग जो है कार्य करता है, ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है। तो सर सबसे पहले उठाता है वो, तो सिर उठाता है। तो ये जो है ना, इसीलिए इस अवस्था को शेषावस्था को बोला जाता है बालक का निर्माण काल, ठीक है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की मानी जाती है, शेषावस्था, ठीक है। साथ ही साथ में जन्म से 3 वर्ष तक की पूर्व अवस्था को जो है पूर्व शेषावस्था, और 3 से 5 तक की जो अवस्था है उसको उत्तर शेषव अवस्था या पश्च शेषव अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है न्यूमैन, इसके अनुसार शेषव अवस्था क्या होती है इसकी परिभाषा सुन लो। मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो तो है ही, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है वो भी सुनो, नहीं तो कई बार ऐसा है कि ये मन से तो नहीं बता रहे, कहीं मन से नहीं, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ही है। जैसे न्यूमैन क्या बोलता है, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। सबसे मस्तिष्क भी विकसित होता है और
शरीर भी। दूसरा, फ्रायड ने बोला है मनुष्य का जो कुछ भी बनता है वह 4-5 वर्षों में ही बनता है। शरीर का, मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होना है वो 5 साल में होता है। इसलिए इस दौरान उनके पोषण पर, उनके खान पान पर और उनके जो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है 5 साल तक के बच्चों का। ठीक, एक चीज और, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ये किसने कहा है, ये याद रखना। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब ये तो जो है मनोवैज्ञानिकों के कुछ फैक्ट, उन्होंने जो बात बोली थी शिशुअवस्था के लिए वो हो गई। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कॉमन विशेषताओं के बारे में। ये ध्यान से समझना आप दोनों। पहला, शरीर का विकास तीव्र गति से होता है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में सबसे तेज गति से ये होता है। ऑप्शन के ऊपर, मैंने इसके पहले जो क्लियर कर दिया है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे तेज गति से शरीर का विकास किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था। फिर मानसिक क्षमताओं का विकास भी तीव्रता से होता है शैशव अवस्था में। इस दौरान बच्चा बहुत जल्दी जो है सीखता है, बहुत जल्दी जो है उसकी समझ शक्ति बहुत जल्दी से आती है। ठीक है ना? तो इस समय जो है वो बहुत जल्दी जो है अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए ये अवस्था जो है मानसिक तीव्रता की जो है अवस्था है। ठीक, सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इस दौरान जो है बालक को कोई भी व्यक्ति सिखाता नहीं है, वो खुद ही अनुकरण करके सीखता है। साथ ही साथ में वो कैसे सीखता है, तो शैशव अवस्था के दौरान बालक एक कार्य को बार बार करता है। इस प्रवृत्ति को बोला जाता है दोहराने की प्रवृत्ति, या फिर हम इसको बोलते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति। और किस तरह से सीखता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वह अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, वह दोहरा दोहरा करके ही सीखता है। ये भी याद रखना। ठीक, दूसरी चीज, चूंकि गर्भावस्था से बाहर आने के बाद में उसके लिए ये जो दुनिया होती है वो अनभिज्ञ होती है, अनजान होती है, और उसको जो भी चीजें दिखती है वो उसको जानने समझने की लगातार कोशिश करते रहता है। इसीलिए उसमें एक गुण पाया जाता है, इस गुण को बोला जाता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो शैशव अवस्था में जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ये इसका अगला गुण हो गया, 5th नंबर का गुण है ये, है ना? एक एक लाइन में नोट भी कर सकते हो अगर आप जो है मैं जो बोल रहा हूं उसको। ठीक, उसके अलावा जो है दूसरों पर निर्भरता, ये प्रायत होता है, मतलब खुद अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं छोटे बच्चे। ज्यादातर जो है ये सब माता पिता ही उनका करते हैं। सारी चीजें उनको निलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और जो है कहना चाहिए पोटी मोटी, ये सारे काम जो है कौन करता है? ये सब माता पिता करते हैं। ये पराश्रित होने के कारण ऐसा जो है करता है। ठीक, फिर आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना मतलब यहाँ पर बच्चा जो है ना स्वकेंद्रित होता है, अपने हित के बारे में पहले सोचता है। जैसे उसकी जो भी आवश्यकताएं है उसकी पूर्ति पहले, उसके बाद में आपकी पूर्ति, या आप जो भी काम कर रहे हो वो बाद में, पहले उसका। जैसे बच्चे को जब भूख लगती है तो वो आत्म केंद्रित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे? वो रोता है, और रोने के बाद में तभी शांत होता है जब उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है। ये जो व्यवहार है इसी को हम बोलते हैं आत्म केंद्रित व्यवहार। ठीक, तो ये उसमें जो है कौन सा गुण पाया जाता है? आत्म केंद्रित भाव। दूसरी चीज, इसको नैतिकता में अभाव का काल भी बोलते हैं। जब शैशवावस्था का होता है ना बच्चा, तो उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती। अब नैतिकता का मतलब जो है क्या है? शिष्टाचार युक्त जो है बात करना, व्यवहार करना, आपकी आज्ञा का पालन करना। इस समय जो है वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा। अगर वो रो रहा है और उसकी आवश्यकता कुछ है और आप बोलोगे कि बेटा चुप हो जा, हम तेरे को 10 मिनट बाद देते हैं, तो इस बात को वो मानने वाला नहीं है। क्यों नहीं मानने वाला है? क्यों? क्योंकि ये जो अवस्था है इसमें नैतिकता का अभाव होता है, उसको समझता ही नहीं है। जब समझ ही नहीं रहेगी तो नैतिकता के गुण कहां से आएंगे? नैतिकता के गुणों का विकास जो है ना इसके बाद वाली अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो शैशव अवस्था में क्या होता है? नैतिकता का अभाव। दूसरी चीज, इस अवस्था में उसके जो व्यवहार होते हैं पूर्ण रूपेण मूल प्रत्यात्मक जो प्रवृत्तियां होती है, मूल प्रत्यात्मक प्रवृत्तियां, उसके आधार पर। अब मूल प्रत्यात्मक प्रवृत्तियां क्या होती है? हंसना, रोना, खाना, मल मूत्र का त्याग करना और संवेगों को व्यक्त करना, ये सारी की सारी जो है मूल प्रवृत्तियां है। ठीक है, मीन्स जैसे देखो, अगर किसी बच्चे को
जो है पोटी आई है तो वो रोने लगेगा पहले ही। ठीक है, अगर जो है कहना चाहिए वो सोया हुआ है।